हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम हमारे द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, ये पूरा का पूरा चैप्टर अपन इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर वैसे देखे ना बेटा तो थोड़ा छोटा सा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इसमें से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। देखने में ये चैप्टर छोटा जरूर है, लेकिन इसके हर पॉइंट, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से करना है अपने को। आईसीआई मॉड्यूल से भी इसको एक एक लाइन करते हुए जाना है, प्लस इसमें से आपको एग्जाम्पल्स भी करने पड़ेंगे। कंपलसरी है बेटा, एग्जाम्पल पे आईसीआई भयंकर सवाल पूछती है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, फ्रॉड। यस, आईसीआई के लिए यह शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे वो बहुत ही ज्यादा फोकस करती है। एग्जाम के अंदर भी सवाल जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा आप फ्रॉड के बारे में। तो फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। लेट्स सी क्या है इसमें, आज क्या क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम पूरा का पूरा चैप्टर ही आज निपटाएंगे। तो देखो यार, मेजर 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। ऐसे 240 जिसमें फ्रॉड की डेफिनेशन है और हर टॉपिक में से सवाल आया हुआ भी है, वापस से रिपीट होने की प्रबल संभावना रहती है। तो ऐसे 240 मीनिंग वगैरह डिस्कस करेंगे। फिर फ्रॉड को डिटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है, क्या ऑडिटर की ही ड्यूटी है या मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की भी कोई ड्यूटी बनती है, ये टॉपिक हम यहां पे करने वाले हैं। फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग आ रही है कि शायद में अटेम्प्ट में फ्रॉड रिस्क फैक्टर के लिए एक सवाल बन सकता है। बेस्ड ऑन ये गट फीलिंग किस बेस्ड पे चलती है कि सर लास्ट 2-3 अटेम्प्ट हो गए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे सवाल नहीं बना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हुए भी इस टॉपिक पे सवाल नहीं बना है। चौथा, फ्रॉड रिपोर्टिंग, चाहे यार हर बार आईसीआई का मन करे ना वो इसमें से सवाल पूछ सकती है। तो ये तो हमारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही गया। और आखिरी वाला जो टॉपिक है वो है ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू, कि नहीं मन कर रहा अब उसका काम करने का, तो क्या तरीका है कि वो इस काम को छोड़ दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा मीनिंग से, ठीक है। लेट मी सी, यस, मीनिंग जो है फ्रॉड का वो किसने दिया। मीनिंग फ्रॉड का दिया है हमारे ऐसे 240 ने फ्रॉड का मीनिंग दिया है। तो द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो बात हुई। ये ऐसे 240 का नाम है कि यार ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हो जाता है। तो पूरा चैप्टर इस ऐसे के आगे पीछे घूमेगा। और इसने फ्रॉड को डिफाइन कैसे किया है, इसने फ्रॉड को डिफाइन किया है कि सबसे पहले फ्रॉड होने के लिए जो भी काम हुआ है ना, वो काम इंटेंशनल होना चाहिए। कि सबसे पहले नियत, इंटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नियत, जो भी गलत काम हुआ है, जो एक्ट हुआ है, जो गलत है, उसका इंटेंशन क्या था। तो फ्रॉड होने के लिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंटेंशन सही था तो उसको हम फ्रॉड बोलेंगे ही नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मिस्टेक बोलेंगे, एरर बोलेंगे, उसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। तो फ्रॉड क्या है, एक इंटेंशनल एक्ट है। कौन कौन कर सकता है सर, कोई भी कर सकता है। क्या सर एक जना फ्रॉड कर सकता है, हाँ सर एक जना भी फ्रॉड कर सकता है। सर एक से ज्यादा जने भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यार, जनरली फ्रॉड एक से ज्यादा जने ही करते हैं। तो फ्रॉड सबसे पहले एक इंटेंशनल एक्ट हो गया, एक या एक से अधिक व्यक्ति करेंगे, ठीक है। ये व्यक्ति हो गए, ये इंडिविजुअल्स हो गए, एक या एक से अधिक इंडिविजुअल हो गए। और इन इंडिविजुअल्स में कौन कौन आ जाते हैं सर, मैनेजमेंट भी हो सकती है, दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस वाले लोग भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, और तो और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मतलब थर्ड पार्टी लिख दिया तो सब लोग ही आ गए। तो अभी तक क्या क्या याद करना है कि सर सबसे पहले फ्रॉड होने के लिए पहली चीज है कि ये इंटेंशनल होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। जो एक्ट है ना ये इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये इंटेंशनल एक्ट कौन करेगा, आइए, ठीक है, हाँ ये ठीक है, थोड़ा पहले वाला थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया ना।
दूसरा, ये इंटेंशनल एक्ट कौन करेगा? सर जी ये इंटेंशनल एक्ट जो है ना ये इंडिविजुअल्स करेंगे, ठीक है, या तो 1 या एक से ज्यादा, ठीक है, मोर इंडिविजुअल्स करेंगे। सर इन इंडिविजुअल्स में कौन कौन आ सकते हैं? तो आइए देखते हैं इन इंडिविजुअल्स में कौन कौन आएंगे। तो नेक्स्ट चीज जो है आइए देखें, ये इंडिविजुअल्स कौन कौन हो सकते हैं? सर ये इंडिविजुअल, एक मिनट कलर चेंज करना था, ये इंडिविजुअल कौन कौन हो सकते हैं? सर ये इंडिविजुअल हमारे हो सकते हैं मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉयज, और आखिरी वाला जो है जिसने सभी को इसमें अपने अंदर ले लिया, ठीक है, थर्ड पार्टीज। ये सब हो सकते हैं जिसमें ये किन चीजों को दिमाग में रखेंगे? तो सर ये जो है ना, ये लोग जो है ना, इन्होंने किसको यूज करेंगे? ये धोखे को यूज करेंगे। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? यस, नाराज क्यों नहीं होंगे बेटा। अगर इंडिविजुअल्स जो हैं, इन्होंने एक या एक से अधिक इंडिविजुअल्स ने इंटेंशनली डिसेप्शन को यूज किया है, धोखे को यूज किया है। क्यों धोखे को कोई भी यूज करता है? आपको अगर धोखा मिला है तो वो धोखा क्यों मिला होगा बेटा? क्योंकि किसी को क्या चाहिए? किसी को अनफेयर और अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज चाहिए, ठीक है, किसी को अनजस्ट इलीगल एडवांटेज चाहिए, इसीलिए कोई भी आपको धोखा देता है। अब वापस से डेफिनेशन याद हो गई। डेफिनेशन के जरूर सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला इंटेंशनल एक्ट। इंटेंशनल एक्ट किसने किया? एक या एक से अधिक इंडिविजुअल ने किया। ये इंडिविजुअल कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉयज या थर्ड पार्टीज, कोई भी हो सकते हैं। जिसमें इन्होंने किसको यूज किया? इन्होंने धोखे को यूज किया। और कोई भी धोखा क्यों देता है? वो धोखा इसलिए देता है ताकि अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज उसको मिल सके। तो आई बिलीव आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है ऐसे 240 की ये अच्छे से याद हो गई होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये है, तो सर हम सिर्फ उसी फ्रॉड के लिए कंसर्न है। एज अ ऑडिटर आई एम कंसर्न विथ फ्रॉड जो छोटा मोटा नहीं हो सर, जिसने मटीरियल मिसस्टेटमेंट किया है। मिसस्टेटमेंट यानी गलतियां। अब छोटी मोटी गलतियों से आई एम नॉट कंसर्न एज एन ऑडिटर, मैं सिर्फ भारी बड़ी गलतियों के लिए कंसर्न हूं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स के लिए मैं कंसर्न हूं। सो एज अ ऑडिटर आई एम ओनली कंसर्न विथ फ्रॉड दैट कॉजेज मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इंटेंशनल होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे कांड कहां पे होंगे? ये सारे कांड होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब ध्यान देना, ऑडिटर के ये जो फ्रॉड है, आईसीएआई चाहता है कि बच्चा फ्रॉड करना जरूर सीखे, लेकिन सारे तरीकों की फ्रॉड आईसीएआई नहीं चाहता कि आप लोग सीखे। आईसीएआई अपनी लिमिट को सिर्फ 2 जगह रोक रखा है। ये 2 तरीके के फ्रॉड है। ये कौन कौन से? आइए देखें। पहला तरीके का हमारा फ्रॉड है ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किस पे है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो गड़बड़ियां हैं उन फ्रॉड पे आप ध्यान दो। इसके अलावा एक और तरीके का फ्रॉड है, वो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। क्या है ये? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये दूसरे तरीके का फ्रॉड है जो आईसीएआई आपको सिखाना चाहता है। आईसीएआई सिर्फ एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिखाना चाहता है, एक तो ये वाला फ्रॉड सिखाना चाह रहा है आपको कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड किस किस तरीके से हो सकते हैं, और दूसरा वो आपको चाह रहा है ये वाला फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में गड़बड़ियां किस किस तरीके से की जा सकती है। सिर्फ ये 2 तरीके के फ्रॉड आईसीएआई सीखेगा। तो क्या सर ये सिर्फ 2 तरीके के ही फ्रॉड होते हैं? नहीं बेटा, असली दुनिया में इससे भी बहुत ज्यादा तरीके के फ्रॉड होते हैं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं तो लिमिट करना ही है। अब तुमको फ्रॉड करना ही सिखा दें, तुम खुद ही फ्रॉड करने लग जाओ तो तकलीफ हो जाएगी ना आईसीएआई को। इसीलिए उन्होंने बोला यार एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, आपको ये 2 मेजर तरीके के फ्रॉड समझ में आने जरूरी है। पहला अपन फोकस कर रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। तो यार देखो, 3 तरीके से गड़बड़ियां हो सकती है। पहली तरीके की गड़बड़ी है, सर
हमारे मैन्युपुलेट कर सकते हैं हम अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हम फॉल्सिफाई झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं जिसमें फोर्जरी कर दी, फोर्जरी कि आपने गलत साइन मार दिए या कोई डेटा ठीक कर दिया, वही ऑल्टरेशन, बदल दिया, ऑल्टर कर दिया। पहले इस तरीके का काम आप कर सकते हो। दूसरे तरीके का फ्रॉड जो है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दूसरे तरीके का फ्रॉड क्या कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो ऑडिटर को। ऑडिटर आपसे सवाल पूछेगा, बिल्कुल ऑडिटर का अधिकार है एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी से इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करना। तो जो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑडिटर ने आपसे ऑब्टेन की, आपने झूठ बोल दिया। क्या आप झूठ बोलते हो? क्या कभी जिंदगी में झूठ बोला है? अगर ऐसा है तो यार ये तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, झूठ तो होता ही है। मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ऑडिटर ने जो बोला उसको गलत सलत बता दिया। या इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझकर उससे इंफॉर्मेशन छुपा ली गई, इंटेंटफुली ओमिट कर दिया, उसको बताई नहीं चीजें। और तीसरा इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो आइए ये देखते हैं क्या गया यहां पे ना, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंट्स के हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो गया, मटीरियलिटी हो गया, कई सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, जानबूझकर उनको गलत प्रिंसिपल्स को लगा दिया। प्रिंसिपल नहीं, मैं एक लॉ की जैसे अपन गोल्डन रूल की बात करते हैं, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल होता है, हमने उल्टा लगा दिया, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। अब यार अकाउंट्स को तो एक डेबिट एंट्री मिल गई और एक क्रेडिट एंट्री मिल गई, बैलेंस शीट तो टैली होनी ही है, लेकिन ये बात गलत हो गई। तो इंटेंशनली आपने मिस अप्लाई कर दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। इसका एक तो पहले 3 नंबर के लिए ये चीज आंसर हो गया। 3 नंबर के लिए सवाल है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, तो बहुत ध्यान से देखना वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, फोर्जरी कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन कर सकते हैं। तीसरा इंटेंशनल ही हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल मिस अप्लाई कर दें। अब उसके बाद ये सब काम करते कैसे हैं सर? काम तो ये हम 3 कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें सर हम है ना झूठी जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं। दूसरा अजम्पशंस जो भी लेते हैं अकाउंट्स बनाने में, या जो भी जजमेंट हम लेते हैं, जैसे प्रोविजन रिलेटेड जजमेंट लिया या कोई भी अजम्पशन लिया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी हो गया, उसको जानबूझ के गलत अजम्पशन ले लिया। फिर ओमिटिंग, एडवांसिंग एंड डिलेइंग रिकॉग्निशन, AS 9 पढ़ चुके हो बेटा अब तो आपको पता है कब किस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। आपने उसको जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया टाइम से, या लेट रिकॉग्नाइज किया, ये। नेक्स्ट कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स ही नहीं बताए ऑडिटर को। नेक्स्ट इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, बहुत ही ट्रांजैक्शन को घुमा फिरा के लिखा है कि ऑडिटर भाई साहब कंफ्यूज हो जाए। और फाइनली ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स ही बदल दिए। अब सुनना बेटा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत ध्यान से देखना वो क्या पूछ रहा है। सबसे ज्यादा चीजें इजी है लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं हम अपने बच्चों को बोलता हूं पहले क्वेश्चन में ध्यान दे कि क्या वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूछ रहा है या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पूछ रहा है। अगर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूछ रहा है ना बेटा, तो कितने नंबर का सवाल है? अगर 3 नंबर का सवाल है तो आइडियली जो 3 पॉइंट अपन ने मार्क किए हैं, इन 3 पॉइंट से काम हो जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में टेक्निक्स वर्ड, टेक्निक जो ये शब्द है, ये शब्द आ रहा है क्या कहीं भी? ये टेक्निक शब्द अगर आ रहा है ना भाई साहब, तो यार आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये नीचे वाले आंसर लिखने पड़ेंगे। टेक्निक वर्ड अगर आ गया तो आइडियली मैं बच्चे को बोलता हूं यार इतना टाइम तेरे पास है नहीं एक एक शब्द ढूंढने के लिए। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे सवाल आया है बेटा, ये जितना तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारा का सारा तुमको लिखना पड़ेगा। आया समझ में? जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो तुमको लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके एग्जाम्पल्स आपको बुक से करने पड़ेंगे। एक बार रीड मार लेना। ये एग्जाम्पल क्या है? ये मैनिपुलेशन और के मैनिपुलेट कैसे करते हैं इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करते हैं इसके एग्जाम्पल हैं, और
फाइनली इसके भी एग्जाम्पल है। तीनों चीजों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक एक बार तीनों के एग्जाम्पल पूछ लेना, आप भयंकर अनलकी होगे जब इसके एग्जाम्पल पे सवाल आ जाए। लेकिन आईसीआई की हिस्ट्री बताती है कि यहां से उसने एग्जाम्पल जरूर पूछे हैं, तो आप बुक से उन एग्जाम्पल्स को एक बार जरूर से रीड कर लेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, हेडिंग पे ही डाल देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। फ्रॉम आईसीआई, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। करना कहां से? आईसीआई से अपने को ये एग्जाम्पल जस्ट रीड, याद करना मुश्किल पड़ जाएगा, जस्ट रीड करेंगे हम लोग। चलो ये हो गया। आगे चलते हैं कि सर एक तो अकाउंट्स में गड़बड़ी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है, यह बात हम लोगों ने सीख ली। अब हम सीख रहे हैं कि एसेट्स को मिस एप्रोप्रिएट कैसे किया जाता है। तो सुनो, एसेट्स में से हम मेजर दो एसेट की बात कर रहे हैं, है तो और भी एसेट्स। पहला एसेट कौन सी? गुड्स, जो हमारे पास स्टॉक है उसमें गड़बड़ियां। इसका एक जनरल रीडिंग कर लेना बुक से, इस पे से सवाल आने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मेजर जो सवाल आता है ना बेटा, वो किस में से आता है? वो आता है यहां से, डिफैल्केशन ऑफ कैश। कैश में कैसे कैसे गड़बड़ियां कर सकते हैं वो यहां पे बताया गया है। कैश में गड़बड़ी, कैश में कभी चोरी की है क्या? पैसे चोरी किए हैं क्या? अगर हां, तुमने कभी अपने पापा के पर्स से पैसे निकाले हैं, या मम्मी ने आपको पैसे दिए कि जा बाजार से ये सामान ले आ, और उसमें गड़बड़ी की है, कुछ भी ये काम किया है ना, तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो सर आप क्या चाह रहे हो कि हम चोर बन जाए? नहीं, अब बनने से कोई फायदा नहीं है बेटा। अगर तुम पहले से चोर थे ना, ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन अगर कभी जिंदगी में तुमने पैसों की, नकद की चोरी की है ना, तो ये टॉपिक तुमको बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब एक चोर अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। अब देखो, लेट्स नॉट गो इनटू इट, लेकिन आओ ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेट कर रहे हो। क्या इन्फ्लेट कर रहे हो? जो पेमेंट किया है ना नकद में, आपने बोला कि मम्मी 1000 रुपए का पेमेंट करके आया हूं, लेकिन पेमेंट आप 700 रुपए का ही करके आए। 1000 रुपए की चीज थी, एमआरपी प्रोडक्ट की 1000 रुपए थी। आपने मम्मी को दिखाया, ये देखो 1000 रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है। आपने वहां पे जो दुकानदार है उससे डिस्काउंट कर लिया कि भैया डिस्काउंट चाहिए, नहीं तो तेरे से नहीं ले रहा। उसने कहा ठीक है यार, रो मत, 30% का डिस्काउंट लेके जा। उसने आपको 30% डिस्काउंट दे दिया। ये ट्रेड डिस्काउंट है, रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने बोला ये सुन, बिल 1000 रुपए का ही बनाना, मम्मी को दिखाना पड़ता है। उसने आपको ऐसे बड़ी ही अजीब सी नजर से देखा कि भाई तू अपने घर में ही ये सब काम कर रहा है, कि फालतू में बात नहीं, बिल बनाओ। आपने दिए 700 रुपए और आपने बिल ले लिया 1000 रुपए का। ये आपने क्या किया? जितना रुपए पेमेंट किया उसको इन्फ्लेट करके, बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया। जिसमें आप कैसे कैसे ये काम कर सकते हो? ये काम आप कर सकते हो जो वेज रोल्स हैं, वेज रोल, वेज रोल नहीं, वेज रोल, जो हम इंप्लॉइज को पैसा देते हैं, उसमें पैसा इंप्लॉइज को 1000 रुपए दिया और अकाउंटेंट ने दिखा दिया कि इंप्लॉइज को 5000 रुपए का पेमेंट हुआ है। अब अलग सर को क्या ही पता लगेगा मेरे को कितना पेमेंट हुआ है? अकाउंटेंट ने मेरे को तो 1000 रुपए दिए और लिख दिया यार अंकित सर को कम से कम 5000 रुपए तो बनते ही हैं, 5000 रुपए लिख दिए। अलग सर ने कहा यार 5000 रुपए तो बनते ही होंगे। ये क्या किया मैंने? जितना पैसा दिया उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, इंप्लॉइज को वेज रोल मैनिपुलेट कर दिया। या जो पेमेंट किया है कैशियर ने, वो झूठे वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया, वाउचर ही झूठा बना दिया कि अंकित सर को 5000 रुपए दिए। अरे अंकित सर को 5000 मिले ही नहीं, अंकित सर ने कोई बिल ही नहीं लगाया, अंकित सर को 5000 रुपए दे दिए, झूठा वाउचर लगाया। या ऐसा मैंने बिल्कुल वाउचर दिया था, अलग सर की शादी में गया था तो मैंने कहा यार अब शादी में आए हैं तो गाड़ी का पेट्रोल का पैसा तो अलग सर का ही बनता है ना, तो मैंने उनको बोल दिया कि सर 1000 रुपए का मेरा पेट्रोल लग गया है। उसने कहा यार अब जयपुर से आएंगे, 1000 रुपए का ही पेट्रोल थोड़ी लगेगा, 10,000 का पेट्रोल लगा दिया। ठीक है, वाउचर वेयर अमाउंट्स हैव बीन इन्फ्लेटेड। 1000 के आगे एक जीरो ही तो लगाना था। अकाउंटेंट ने 10,000 रुपए अलग सर से ले लिए, मेरे को 1000 रुपए दिया। उसने बोला ये भाई 500 रुपए मेरे बनते हैं। मैंने कहा चल ठीक है रे, 500 रुपए ले ले, क्यों रो रहा है?
वाउचर वेयर अमाउंट्स हैव बीन इन्फ्लेटेड। और तीसरा, कास्टिंग लार्जर टोटल्स इन पैटी शैश बुक, नहीं पैटी कैश बुक, इन पैटी कैश बुक। ठीक है, तो ये ब्लैक में मेरे को दिखता नहीं है, अच्छा इधर कहीं है, ये रहे। सर ये तो ठीक ही था पैटी वाला, इसको क्यों गलत कर दिया? गलत बात। किसी को पता नहीं लगेगा, ये भी एक तरीके का फ्रॉड ही है। कास्टिंग लार्जर टोटल्स इन पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होता है? आज अलग अलग हमारे पीडब्ल्यू के सेंटर्स है, सारा पेमेंट तुमको लगता है हमारे हेडक्वार्टर से होता हुआ? नहीं, हर सेंटर पे थोड़ा थोड़ा पैसा, सेंटर मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए, इंटरनेट बिल पेमेंट के लिए, हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है। ये क्या हुई? पैटी कैश बुक हुई। अब उस पैसे में गड़बड़ी अगर कर ली तो ये भी हो सकता है। लार्जर टोटल पैटी कैश बुक में। और फिर नेक्स्ट है, ये तो हमारा फर्स्ट वाला हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ कि रॉन्ग टोटल लगा दिए। जो मेन कैश बुक है, उसमें रॉन्ग टोटलिंग ही गलत कर दी। लेकिन आजकल ये वाला फ्रॉड जो है ना बेटा, ये सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये यहां पे कंप्यूटर आजकल ये सारे काम करता है। हम कैश बुक आजकल हाथ से तो बनाते नहीं है, कंप्यूटर से बनाते हैं, तो ये सारी गड़बड़ियां कंप्यूटर तो नहीं करेगा ना, टोटलिंग एरर। फाइनली तो मेन इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला था, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स। सप्रेस कर दिया हमने कैश की रिसीट्स को, कैश रिसीट्स को ही हमने क्या कर दिया? हमने कैश रिसीट्स को ही सप्रेस कर दिया। जितना पेमेंट किया उससे कम दिखाया। सप्रेसिंग कैश, जितना पेमेंट आया, रिसीव हो रहा है ना, जो पैसा आया उसको जितना आया उससे कम दिखाया है। अब ये सारे काम करने की टेक्निक्स फिर से अपन देखेंगे। तो पहले सप्रेसिंग कैश रिसीट्स की टेक्निक्स देख लेते हैं बेटा। ये टेक्निक्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीमिंग एंड लैडिंग। टीमिंग एंड लैडिंग क्या हुआ? एक कस्टमर से जो पैसा आया उसको मैंने दूसरे कस्टमर के अकाउंट में शो कर दिया। ये क्यों करेंगे? मान लो कंपनी है ना, 1 महीने का क्रेडिट देती है, लेकिन ये मैंने कस्टमर्स को बताया ही नहीं, तो कस्टमर कैश लेके आ गया माल खरीदने के लिए। मैं अकाउंटेंट हूं, मैं कैशियर हूं। कस्टमर ने बोला सर ये लो 1000 रुपए और लाओ सामान दो। मैंने 1000 रुपए ले लिए, सामान दे दिया। लेकिन मेरी कंपनी का रूल है कि वो 1 महीने बाद पेमेंट एक्सेप्ट करेगी। रूल ही यही है कि 1 महीने का उधार देगी। अब इस 1000 रुपए को मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। जब 1 महीना खत्म हुआ तो क्या हुआ? दूसरा कस्टमर आया मेरे पास, उसने 1000 रुपए दिए। उस दूसरे कस्टमर का पैसा मैंने पहले वाले कस्टमर के अकाउंट में शो कर दिया और दूसरे वाले का पैसा जेब में रख लिया। वैसे ही तीसरा महीना आया, तीसरा कस्टमर आया, तीसरे कस्टमर का जो पैसा मैंने लिया वो दूसरे कस्टमर के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। तो हमेशा क्या हो रहा है? ओरिजिनल मनी मेरे जेब में पड़ा है। आया समझ में? इसको मैं एफडी में लगाऊं, इसको मैं गैम्बलिंग में लगाऊं, जिसमें भी लगाऊं, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल भी तो करना है। यही वाला काम हुआ था बेटा वहां पे भी, कि राजपाल यादव ने हेरा फेरी के अंदर किसी और का, किसी डॉन का पैसा यूज कर लिया था और उसने इन्वेस्ट कर दिया। ये टीमिंग एंड लैडिंग, किसी और का पैसा किसी और के खाते में, ये होता है टीमिंग एंड लैडिंग। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वन कस्टमर, क्रेडिट कर दिया किसी दूसरे कस्टमर के अंदर। फिर अनऑथराइज्ड और फिक्टिशियस डिस्काउंट रिबेट दे दिया। रिबेट्स अलाउड ही नहीं है, हमने तो डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दिखा दी। राइट ऑफ बेड डेथ, जहां पे पैसा पहले ही मिल चुका है। तो एक बंदा बेचारा बहुत सीधा साधा आके पैसा दे गया, लेकिन हमने बोला छोड़, ये तो सीधा साधा है, वापस तो आएगा नहीं। बॉस को बोला सर वो सीधा आदमी पैसे खा गया। ओहो हो, सीधा आदमी था क्या? जाने दो। बॉस बोल रहा है बेड डेथ राइट कर दे, लेकिन मेरे को पैसा तो पहले से ही मिल चुका है। तो राइट ऑफ बेड डेथ्स अगेंस्ट विच पैसा पहले से मिल चुका है। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स फुली, कि यार जितनी सेल की उतना पैसा लिखा नहीं। और फाइनली
जो एसेट्स की वैल्यू है उसको मैंने जबरदस्ती डेप्रिसिएट कर दिया, ठीक है, एसेट की वैल्यू पूरा डेप्रिशिएट कर दिया, उड़ा दिया, बुक से ही उड़ा दिया, 100% डेप्रिसिएशन लगा दिया, जबकि असली में तो उस एसेट की वैल्यू होगी ना। मैंने उस एसेट को बेच दिया, बुक्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि बुक्स में वो पहले ही जीरो हो रखा है। आया समझ में? ये सारे तरीके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दे लेना बेटा इस पे। ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स करने की कुछ टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स क्या क्या हैं? ये टेक्निक्स है, रिसीट्स को एम्बेजल कर लो, फिजिकल एसेट्स को चोरी कर लो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जो इंटेंजिबल एसेट्स उनको चोरी कर लो। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो एंटिटी को मिले ही नहीं है उसका पेमेंट करना है। जैसे अभी बेटा आपको पता है क्या, मैं यहां पे एकदम तुमको दिख रहा है ना, ये देखो जूस की ग्लास है, ये जूस की ग्लास देखो मैं पी गया, है ना। अब ऑब्वियसली ये जूस की ग्लास का पैसा कौन देगा? फिजिक्स वाला अलग से देंगे इसका पैसा। क्या फिजिक्स वाला को ये जूस के ग्लास का गुड्स जो है वो मिला? क्या नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा पलक सर ये देखो गुड्स एंड सर्विसेज आई कंज्यूम्ड, लो इसका पैसा दो। एंटिटी को रिसीव ही नहीं हुआ ये गुड्स एंड सर्विसेज और उसका पैसा एंटिटी दे रही है। या एंटिटी के एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए, ये तो पता है बहुत करता हूं। अभी क्या हुआ, ये स्टूडियो वगैरह जो है ना ये हमारे घर पे अभी लगा हुआ है। अब यहां पे स्टूडियो के लिए ना ये लाइटें आई हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा ना इंस्टाग्राम वाले वो एक गोल्ड कलर की लाइट यूज करते हैं, तो ये लाइट आई है। अब मैंने देखा यार वीडियो तो मेरे को दिन के 2 3 4 बनाने हैं, उसके बाद ये लाइटें यहीं पे पड़ी है, क्यों ना इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन जाया जाए। तो मैं क्या नई लाइट खरीद के लाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं लेके आऊंगा। ये जो कैमरा है ना जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ये कैमरा भी बहुत शानदार है, मैं क्यों नया कैमरा खर्च करूंगा? ये पेन, ये सब जो है ना, ये टैबलेट्स वगैरह, ये सब बहुत शानदार है बेटा, मैं क्यों पैसा खर्च करूंगा? क्या अगर मेरे को कोई पर्सनल काम करना है तो एंटिटी के गुड्स को मैं यूज करूंगा? तो हाँ, ये भी एक फ्रॉड हो गया। ये तुम लोग बता मत देना बस। चलो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ अगेन अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर फ्रॉड करना हमको समझ में आ गया, इस फ्रॉड को ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यार देखो क्या लिखा है कि ड्यूटी है ऑडिटर की, लेकिन असली में ये ऑडिटर की ड्यूटी डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है, इसको इसलिए लाल कलर से कर दिया। तो सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? सर ये पहली जिम्मेदारी जो है ना, किसको? फ्रॉड और एरर को ढूंढने की। ऐसे 240 बोलता है कि प्राइमरी जिम्मेदारी तो है मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी की। भाई जिसका धंधा है, जिसका बिजनेस है वो संभालेगा, उसमें गड़बड़ नहीं हो, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजमेंट की होगी, टीसीडब्ल्यूजी की होगी। पहली जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है या टीसीडब्ल्यूजी की है। इसलिए मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को क्या करना है? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को है ना स्ट्रॉन्ग इंफोसिस देना है, इंफोसाइज करना है। किस चीज पे स्ट्रॉन्ग इंफोसिस करना है? ठीक है, प्लेस स्ट्रॉन्ग इंफोसिस 2 चीजों पे करना है। फ्रॉड को होने ही ना दें, फ्रॉड प्रिवेंशन। तुम लोग बेटा क्या करते हो? आज अपन कहीं जाते, तुम लोग क्या, मैं भी, जब हम घर से कहीं बाहर जाते, क्या घर पे हम ताला लगाते हैं? बिल्कुल हाँ लगाते हैं। ताला इज फ्रॉड प्रिवेंशन। तुमको लगता है अगर कोई चोर आया वो इतने से ताले से बच जाएगा कि ओहो हो ताला लगा हुआ है, अब तो मैं चोरी कर ही नहीं सकता। हमारे यहां पे कहावत है कि बेटा ताले तो साहूकारों के लिए होते हैं, चोरों के लिए थोड़ी ताले होते हैं। ठीक है, चोर तो दे भजीड़, ताला गया। हम कौन से बहुत बड़े सारे सेफ लगा के जाते हैं, लेकिन ये एक तरीका है फ्रॉड प्रिवेंशन का। ठीक है, हम फ्रॉड होने की अपॉर्चुनिटी को ही कम कर देते हैं, थोड़ा तो कम कर ही देते हैं। चलो ताला नहीं लगाया, लेकिन मैंने क्या किया, डॉबरमैन ब्रीड का डॉग रख लिया, या और कौन से खतरनाक जर्मन शेपर्ड ब्रीड का डॉग रख लिया। ठीक है, ये डॉग जो मैंने रखा है ना बेटा, ये भी फ्रॉड प्रिवेंशन है कि चोर भाई तू आ तो सही, मजा आ जाएगा। ठीक है, टॉमी शू, और भाई चोर आगे आगे, टॉमी पीछे पीछे। तो ये जो तरीके हुए, ये हुए फ्रॉड को प्रिवेंट कर दे। मैनेजमेंट तो ऐसे सिस्टम्स लगा कि फ्रॉड होए नहीं, ठीक है, फ्रॉड प्रिवेंट हो जाए। लेकिन अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए
तो फ्रॉड को डिटर कर, जितना कम करा सके ना फ्रॉड, दूर रख सके फ्रॉड को, वो रख। फ्रॉड डिटरेंस, वहां पे मैंने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कि मुस्कुराइए आप कैमरे की नजर में हैं, या कुत्ते से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग। डॉग है ही नहीं, लेकिन मैंने लगा दिया। मैंने क्या किया, मैंने जो चोर, जिसकी भी नीयत गलत है ना, ठीक है, जो मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है ना, उसके सामने बड़ा बड़ा लिख दिया कि मुस्कुराइए आप कैमरे की नजर में है, या बिवेयर ऑफ डॉग। उसको मैंने बोल दिया भाई समझ जा, परसुएड कर रहा हूं मैं तेरे को, मैं तुझे मना रहा हूं, ठीक है, परसुएड कर रहा हूं इंडिविजुअल को कि तू कोई गलत काम मत कर, तू फ्रॉड कमिट मत कर, क्योंकि अगर तूने कोई गलत काम कर दिया ना तो टॉमी शू हो जाएगा। बिकॉज बहुत लाइक्लीहुड है, मैंने इतने कैमरे लगाए हैं, टॉमी लगाया है, कि तू डिटेक्ट हो जाएगा। और एक बार तू पकड़ा गया ना बेटा, कभी चोर को पीटा है क्या? मेरे को एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हमारे घर में नहीं किया था, पड़ोस में कहीं चोरी कर रहा था, किसी ने पकड़ लिया, और जो धुलाई हुई बेचारे की, ठीक है, मुझे तो बचाना पड़ा कि मरा जाएगा, केस अपने पे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो अनरिलेटेड पीपल है वो भी आके एक दो लगा के जा रहा है उसको कि चोरी करता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा डर है। फिर उस कॉलोनी में हमारे है ना कभी वापस से चोरी नहीं हुई, क्योंकि जो भी आसपास के दो चार चोर होंगे उन्होंने सोचा होगा बड़े पागल लोग हैं, खूब ही कूटते हैं, ठीक है। परसुएड कर दिया हमने इंडिविजुअल को नॉट टू कमिट फ्रॉड, बिकॉज लाइक्लीहुड है कि तुम पकड़ में आ जाओगे, डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट हो जाओगे। और एक बार पकड़ में आ गए, डिटेक्ट हो गए, तो दे दनादन, ठीक है, भयंकर वाली कुटाइयां हो जाएगी। चले क्या आगे? तो पहली, अभी तक हमने इंपॉर्टेंट क्या देख लिया, फ्रॉड को डिटेक्ट, फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट करने की पहली जिम्मेदारी, फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट करने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? पहली जिम्मेदारी तो बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसे 240 ने बोला है कि यार ये कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के टीसीडब्ल्यूजी, इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। लेकिन इन मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या काम करना है? इनको स्ट्रॉन्ग इंफोसिस दो चीजों पे प्लेस करने हैं। कितनी चीजें? दो चीजों पे स्ट्रॉन्ग इंफोसिस प्लेस करना है। पहला है फ्रॉड प्रिवेंशन, ऐसे तरीके लगाओ कि फ्रॉड होए ही नहीं, फ्रॉड प्रिवेंट कर दो, अपॉर्चुनिटीज ही कम कर दो फ्रॉड करने की। और दूसरा है फ्रॉड डिटरेंस, कि लोगों को समझाओ कि लोग परसुएड हो जा, मान जा कि फ्रॉड नहीं करेगा, बिकॉज लाइक्लीहुड है डिटेक्ट हो जाएगा तू, और एक बार बस पकड़ में आ जा, फिर तो हप्पे दिवाली करेंगे बेटा तेरी। करें आगे, चलें आगे, आ जाओ। तो सर प्राइमरी तो बहुत हो गया, ऑडिटर साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है। और ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर को बेटा रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। ऑडिटर को क्या लेना है? ये आरए क्या है? ये है रीजनेबल अश्योरेंस। तुम लोग अभी नए नए अगर हो तो शायद तुमको इस शब्द की महत्व कितना है, इस शब्द का, ये शायद तुमको नहीं पता होगा बेटा। लेकिन चैप्टर 1 वगैरह जब अपन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा, दिस इज ओके। रीजनेबल अश्योरेंस, ओके। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि भाई उसको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है ऑडिटर का। चैप्टर 1 जो अपना अगला चैप्टर होने वाला है क्विक रिवीजन में, अपन उसमें देखेंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, किस बात का रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए ऑडिटर को? कि भाई साहब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, पूरे के पूरे, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ P&L नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, सारे के सारे, पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज अ होल, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने चाहिए भाई साहब? फ्री होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए। किससे मुक्त होने चाहिए सर? मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए ना। अब ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्रॉड या एरर। एफ और ई का क्या मतलब हुआ? एफ और ई, इट इज फ्रॉड या एरर, ठीक है। तो
वापस गाना गा दो बेटा। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है उसको? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किस बात का रीजनेबल अश्योरेंस? कि पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुक्त है, फ्री है। किससे फ्री है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और हमेशा 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 याद रखेंगे हम कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से होता है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट होता है बेटा फ्रॉड या एरर की वजह से। किसी ने जानबूझ के किया है तो फ्रॉड हो गया, किसी से गलती से कोई गलत काम हो गया है तो उसको हम एरर बोलेंगे। अब सर हमें जब भी अश्योरेंस चाहिए ना बॉस, ये अश्योरेंस जो है ना, ये अश्योरेंस सिर्फ रीजनेबल ही हो सकता है। क्यों सर? क्यों रीजनेबल हो सकता है? 100% अश्योरेंस क्यों नहीं मिल सकता? सर अनरीजनेबल हो जाएगा। अनरीजनेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर हमारा जो बाप ऑफ ऑल ऐसे था ना, ऐसे 200, उसने बोला कि ऑडिट एज अ सब्जेक्ट के अंदर ही क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन है। चैप्टर 1 की बात बता रहा हूं बेटा, ये भी पढ़ेंगे। 2 इनहेरेंट लिमिटेशन है कि सर अनअवॉइडेबल रिस्क है। कितना ही कर लो तो कितना ही होशियार क्यों ना हो जा, अनअवॉइडेबल रिस्क है कि कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, ऑडिटर को मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे तब तो वो कुछ काम करेगा उस पे। कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो ऑडिटर भाई साहब को मिलेंगे ही नहीं। तू कुछ भी कर ले ऑडिटर, तू कितना ही शाना क्यों नहीं हो जा, अनअवॉइडेबल रिस्क है कि कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो तेरे को मिलेंगे ही नहीं। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या हुई भाई साहब? ऑडिटर की जिम्मेदारी हुई कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस। और किस बात का रीजनेबल एश्योरेंस? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरे के पूरे हैं वो फ्री हैं। किससे फ्री हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। और हमेशा हमेशा मटीरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से होगा? वो होगा ड्यू टू फ्रॉड या एरर। और सर रीजनेबल ही अश्योरेंस क्यों लूं? क्योंकि हमारा ऐसे दोस्तों ने हमें बोला है कि ऑडिट एज अ सब्जेक्ट के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन है कि अनअवॉइडेबल रिस्क है, कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो मिलेंगे ही नहीं, डिटेक्ट ही नहीं होंगे। डिटेक्ट हो जाए तब तो हम उस पर कार्रवाई करें, कुछ डिटेक्ट ही नहीं होंगे। आई बिलीव तुम लोगों को ऑडिटर की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझ में आ गई होगी। प्राइमरी किसकी है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर उनकी प्राइमरी है तो ऑडिटर की कौन सी जिम्मेदारी हो गई? सेकेंडरी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। सर अभी अभी आपने बोला अनअवॉइडेबल रिस्क है, डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। अभी अभी ये बात हुई। तो ये जो रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन है, ये रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन है, फ्रॉड में ज्यादा होता है या एरर में? ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, फ्रॉड में ये रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन, ठीक है। फ्रॉड में, अरे 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 ये गलत हो गया, एरो नहीं आना चाहिए था यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या आना चाहिए? एरो नहीं आना चाहिए। तो ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए, ठीक है। फ्रॉड रिस्क कि हमें फ्रॉड नहीं मिलेगा, ये रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू रिस्क कि हमें एरर नहीं मिलेगा। आया समझ में? फ्रॉड ना मिलने का रिस्क ज्यादा है क्योंकि फ्रॉड इंटेंशनल होता है, एरर गलती से हो जाता है, गलतियां जल्दी से पकड़ी जाती है, फ्रॉड जल्दी से नहीं पकड़ा जाएगा। वो भी मैनेजमेंट फ्रॉड, मैनेजमेंट द्वारा किए हुए, टॉप लोगों द्वारा किए गए फ्रॉड को ढूंढना और मुश्किल है एज कंपेयर टू चिल्लर इंप्लॉय द्वारा किए हुए। आज मैं फ्रॉड करूंगा इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर बड़े लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर बड़े लोगों ने फ्रॉड किया, ठीक है, नाम लेने से क्या, उन्होंने कहीं वीडियो देख ली ना तो बैंड बजा देंगे मेरी। तो इंप्लॉयर नहीं, इंप्लॉई। हाँ जी, इंप्लॉय द्वारा किए गए फ्रॉड मिलना आसान होता है। मैं चिन्ना सा इंप्लॉय, ठीक है, मैंने अगर कोई गलत काम किया ना बेटा, ये मिलना इजी रहेगा एज कंपेयर टू अगर हमारे टॉप लोगों ने कोई फ्रॉड किया, ठीक है। ये यार हो क्यों नहीं रहा?
ये लो, फ्रॉड किसका? मैनेजमेंट द्वारा किए गए फ्रॉड, मैनेजमेंट द्वारा किए गए फ्रॉड। क्या हो गया यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा? मैनेजमेंट द्वारा किया गया फ्रॉड। ओके, बहुत ज्यादा बार आ गया। यस, मैनेजमेंट द्वारा किया गया फ्रॉड मिलना मुश्किल है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय द्वारा किए गए फ्रॉड को, और फ्रॉड इन इटसेल्फ मिलना मुश्किल है, डिटेक्ट होना मुश्किल है एज कंपेयर टू एरर। क्योंकि फ्रॉड में क्या इन्वॉल्व होता है? क्योंकि फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है बहुत ही सोफिस्टिकेशन और केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। डिजाइन ही इसको इस तरीके से किया जाता है कि हम गड़बड़ियां छुपा सके। कभी किया है क्या तुमने जिंदगी में फ्रॉड? और अगर किया है तो तुमने बहुत सोच विचार करके ये फ्रॉड किया होगा, प्लानिंग की होगी, स्ट्रेटजी बनाई होगी, ठीक है? जितना एसएम पढ़ा है सारा का सारा लगा लिया होगा, है ना? ये सब काम फ्रॉड के लिए करते हैं, लेकिन एरर में इतना थोड़ी मेहनत होती है, गलती है हो गई, ठीक है? प्लस और मुश्किल हो जाती है अगर इस फ्रॉड में फोर्जरी आ जाए, ठीक है? साइन वाइन कर देते हैं पापा के, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, जानबूझ के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, या इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड टू ऑडिटर, ऑडिटर को झूठ बोल दिया, इंटेंशनली झूठ बोल दिया, ठीक? और मेक्स इट मोर डिफिकल्ट इफ अकंपनीड विद कल्यूजन, अगर इसमें भी और लोग भी कल्यूड हो गए, इकट्ठे हो गए, तो मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो रिस्क नॉन डिटेक्शन का किसमें ज्यादा? फ्रॉड में ज्यादा। किससे ज्यादा? एरर से ज्यादा। किसके फ्रॉड को ज्यादा मुश्किल से मिलेगा? मैनेजमेंट वाले फ्रॉड को एज कंपेयर टू एम्प्लॉय वाले फ्रॉड को। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रॉड में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम होती है, जिसका डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि फ्रॉड को छुपा लिया जाए, और मुश्किल हो जाएगी अगर इस फ्रॉड में क्या आ गया? फोर्जरी आ गई, जानबूझ के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया इंटेंशनली ऑडिटर को, और कल्यूजन हो गया, और भी लोग साथ में जुड़ गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तू ऑडिटर है बेटा, तू एक कंपनी में गया, अब तूने सबको शक की निगाहों से देखा, हर एक पे ऐसे थोड़ी बोलेगा सीईओ तू भी चोर है, सीएफओ तू भी चोर है, ऐसे तो नहीं करेंगे। तुमने कभी कोई चोरी पकड़ी है? कभी किसी को कोई गलती, कोई फ्रॉड पकड़ा है क्या? अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी का कोई फ्रॉड पकड़ा है या कोई गलती पकड़ी है, वो किसी कारणवश पकड़ी होगी, मतलब तुमको कुछ गड़बड़ियां पता लगी होंगी। अरे बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है? ओहो हो, कैश इन हैंड इतना सारा बोल रहा है, जबकि असली में तो इतना सारा दिख नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? अब ये गड़बड़ वाली चीजें, कुछ ना कुछ हुआ जिससे तुम्हारे दिमाग में शक पैदा हुआ, यानी कोई ऐसे इवेंट्स या कंडीशन हुए जिसमें आपको ये इंडिकेशन मिला कि किसी के पास कुछ गड़बड़ी करने का इंसेंटिव है, या वो प्रेशर में आके गड़बड़ियां कर सकता है। आपको ऐसा लगा कि ओहो हो हमारे कैशियर साहब की जो वाइफ है ना, उनको बहुत पैसा खर्च करने का शौक है, उनको महंगी महंगी गाड़ियां खरीदनी है, महंगे घर खरीदने हैं, महंगी ज्वेलरी खरीदनी है। कैशियर साहब बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी, क्या कैशियर साहब को अगर अपनी गृहस्थ जीवन को सही से निकालना है तो उन पे प्रेशर रहेगा फ्रॉड करने का? बिल्कुल हो सकता है। या भाई ये कैशियर है, हम इस पे अंधा भरोसा करते हैं, ठीक है? इसको जो लॉकर है उसकी चाबी दे दी, या इंटरनेट के सारे बैंकिंग के सारे पासवर्ड दे दिए। अपॉर्चुनिटी है क्या इसके पास? ठीक है, जरूरी नहीं है वो करे, लेकिन इसके पास एक अवसर है क्या, अपॉर्चुनिटी है क्या फ्रॉड करने की? बिल्कुल है। या भाई अभी अभी कैशियर साहब है ना जेल से निकले। क्यों जेल से निकले हैं? क्योंकि इन्होंने पिछली कंपनी में है ना पैसे चोरी कर लिए थे, ठीक है? हमारा दिल पसीज गया, हमने उनको नौकरी दे दी। अरे आप पागल हो, ठीक है? आदमी पिछली बार भी कैशियर था, कैश का गबन किया, आपने वापस से कैशियर लगा लिया। उसने कहा पिछली बार जब गबन कर लिया इस बार भी कर लेते हैं। जेल तो अब एक बार गए थे, एक बार बेइज्जती होती है, अब तो दोस्त यारी हो गई है वहां पे। तो किसी के रैशनलाइजेशन, ठीक है, स्वभाव में ही आ जाता है, एटीट्यूड में ही आ जाता है गड़बड़ियां करना। आपके भी कुछ ऐसे मित्र होंगे जो जिनके हम बोलते बहुत कीड़े हैं, ठीक है? चलते फिरते, ठीक है, किसी को टपली मार दी, ठीक है, कुछ गड़बड़ी, वो आदमी चैन से बैठ नहीं सकता, ये उसका नेचर है। बेटा सर आप भी उस तरीके के लग रहे हो, हो सकता है, नेचर हो सकता है लोगों का,
तो रैशनलाइजेशन, अब मैंने किसी को कुछ गड़बड़ कर दिया, आई ट्राई टू रैशनलाइज, क्या हो गया, तो एक थप्पड़ ही तो पड़ा है, चल चल आगे चल। रैशनलाइजेशन और एटीट्यूड टू कमिट फ्रॉड या प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। आया समझ में आप लोग को? फ्रॉड रिस्क फैक्टर, मेन वर्ड्स क्या है फ्रॉड रिस्क फैक्टर भाई, ये क्या है, ये इवेंट्स हैं, कंडीशंस हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर इवेंट्स और कंडीशन है, जिससे ऑडिटर को ये इंडिकेट मिलता है यार किसी के पास इंसेंटिव है फ्रॉड करने का, या वो प्रेशर में आके फ्रॉड कर सकता है, या उसके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की, या उसके एटीट्यूड में ही है, रैशनलाइजेशन में ही है गड़बड़ काम करने का। अब अगर आप बुक से बेटा आपको क्या करना है, इनके ठीक है एग्जाम्पल्स, तीनों के, इन तीनों के एग्जाम्पल्स आप करोगे फॉर ये 6, यहां पे 3 नहीं है 6 एग्जाम्पल्स, आपको 6 अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे। क्या कि सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का भी इंसेंटिव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने का भी इंसेंटिव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। वैसे ही फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वापस से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का रैशनलाइजेशन एटीट्यूड हो सकता है, और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने का रैशनलाइजेशन एटीट्यूड हो सकता है। तो भाई ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल्स आपको दोनों के लिए करने हैं। ये पिछली बार से राइटिंग थोड़ी ठीक आ रही है ना, बेहतर है, बहुत शानदार नहीं बोलेंगे, बेहतर है, बहुत प्रैक्टिस की भाई। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको बेटा दोनों के करने हैं। एग्जाम्पल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भी करने हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के भी एग्जाम्पल रीड करना है बेटा, याद होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रीड कर लेना 2 बार 3 बार। नेक्स्ट टॉपिक इज इसी के अंदर है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर का ही एक ये टॉपिक है। सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कब कब आपको फ्रॉड की पॉसिबिलिटी लगेगी, आपके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है, ये वाला एटीट्यूड कब आएगा, जब आपको खातों में गड़बड़ी मिले, सिंपल सी बात है, डिस्क्रिपेंसी मिले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, या जो भी एविडेंसेस आप ऑब्टेन कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो एविडेंस मिलेगा, वो एविडेंस एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से अलग जा रहा है, या मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में लड़ाइयां चल रही है, अनयूजुअल रिलेशनशिप चल रहा है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, या कोई भी और, इनके भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है सर्कमस्टेंसेस? चलो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक बेटा चैप्टर 10 का भी टॉपिक था, लेकिन याद करो चैप्टर 10 में जब ये आपकी 5वीं ड्यूटी थी, कंपनीज एक्ट की 8 ड्यूटियां थी ना, उस 8 में से ये 5th ड्यूटी थी, और जो मैंने आप लोग को बोला था मैं आपको चैप्टर 5 में करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 5 में ये डिटेल में दिया गया है। तो ये ड्यूटी आ गई है, ये ड्यूटी एग्जाम के लिए लाइक भयंकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट के साथ रूल 13 ऑफ CAR, द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, इन दोनों ने हमको कि फ्रॉड अगर मिल गया ऑडिटर को, ये फ्रॉड किया भी किसने है बॉस, कंपनी के ऑफिसर और कंपनी के एम्प्लॉय ने अगर फ्रॉड किया है, अगर कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है, ठीक है, और ये फ्रॉड ऑडिटर को मिल गया, ये फ्रॉड ऑडिटर को मिल गया, तो इस फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? तो पहले तो हम देखेंगे क्या ये फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है या 1 करोड़ से ज्यादा का है। नेक्स्ट पेज पे 1 करोड़ से ज्यादा वाला अपन देखेंगे, इस पेज पे अपन 1 करोड़ से कम वाला देखेंगे। क्या फ्रॉड 1 करोड़ से कम या एग्जैक्ट 1 करोड़ और उससे ज्यादा? इस वाले पेज में हम 1 करोड़ से कम है, एग्जैक्ट वाला भी यहां पर नहीं है। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है ना बेटा, तो 2 काम करना है ऑडिटर को। अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट कर दो। अगर ऑडिट कमिटी है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर जगह ऑडिट कमिटी हो,
तो अगर ऑडिट कमिटी है तो पहले ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट कर दो। लेकिन अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो फिर सर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे ना, अगर ऑडिट कमिटी है ही नहीं। अब ये एक काम करना है। पहला काम, अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करो, ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड को रिपोर्ट करो। दूसरा काम क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना है। क्या करना है बेटा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको, बोर्ड रिपोर्ट में जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लिखते हैं, लेकिन इस केस में एज अ ऑडिटर भी आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये दो काम करना है। पहला काम, अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट कर दो, ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड को रिपोर्ट कर दो। दूसरा काम, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट है, उसमें भी ऑडिटर डिस्क्लोजर डालेगा। अब यहां पे 143(12) ने इतना ही लिखा है। सर आपने अभी अभी बोला फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करो, तो रिपोर्ट में क्या लिखे सर? ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखना है? तो आइए बेटा, रिपोर्ट में क्या लिखना है ना, ये बताया है रूल 13(3) ने कि सुन ऑडिटर सुन, जब भी तेरे को फ्रॉड के बारे में पता लगे उसके 2 दिनों के अंदर, जब भी तुझे क्या पता लगे, फ्रॉड के बारे में पता लगे, उसके कितने दिनों के अंदर? 2 दिनों के अंदर ही तेरे को ये रिपोर्ट देनी है। ये जो रिपोर्ट हमको देनी थी ना बेटा, जो रिपोर्ट हमको करनी थी, ये वाली जो रिपोर्ट हमको करनी थी, ये रिपोर्ट हमको 2 दिन के अंदर करनी है। ठीक है, कहां से 2 दिन? जब भी अपने को फ्रॉड के बारे में पता लगे। और इस रिपोर्ट में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं? हम सर बताने वाले हैं नेचर फ्रॉड का और उसका डिस्क्रिप्शन। हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉड ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अप्रोक्स है, क्योंकि अभी अभी तो हमें पता ही लगा है, 2 दिन के अंदर ही हमें बताना अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए का है। ऑब्वियसली 1 करोड़ से कम का होगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ से ऊपर का होता तो अपन अगले पेज वाले चीजें करते। और आप यहां पे इस रिपोर्ट में आपके हिसाब से किन लोग हैं, कौन ऑफिसर है, कौन एम्प्लॉय है जिसने ये फ्रॉड किया है, आप उनका नाम भी लिखोगे। आप क्या क्या लिख रहे हो बेटा? आप रिपोर्ट कर रहे हो 2 दिन के अंदर। रूल 13(3) ने बोला है कि जिस दिन देखो फ्रॉड के बारे में पता लगे, उसके 2 दिन के अंदर तेरे को जो रिपोर्ट भेजनी है उसमें 3 चीज लिखेगा। नेचर ऑफ फ्रॉड विथ डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, और कौन कौन लोग हैं। ये तो पहला काम हुआ। दूसरा काम हमको क्या करना था सर? हमको डिस्क्लोजर देना था। दूसरा काम हमें क्या करना था? हमको डिस्क्लोजर देना था। तो ये डिस्क्लोजर जो आपको देना है ना बेटा बोर्ड रिपोर्ट में, उसमें भी क्या क्या करोगे? सेम है, वही पहला वाला तो सेम है, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। दूसरा वाला भी सेम है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व। लेकिन तीसरा वाला, पार्टीज का नाम आप डायरेक्टली नहीं लोगे बोर्ड रिपोर्ट में, ये बड़ी चीज हो जाती है। अगर आपने जब ये पहला वाला पॉइंट में रिपोर्टिंग की थी और मैनेजमेंट और ने इस फ्रॉड को ठीक कर लिया, क्या कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर मैनेजमेंट ने रेमेडियल एक्शन ले लिया, तो भाई क्या रेमेडियल एक्शन लिया वो लिखोगे कि जब फ्रॉड ठीक कर ही लिया तो कैसे ठीक किया वो लिखोगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट खुद ही अगर फ्रॉड किया है तो ऑब्वियसली वो अपने आप पे एक्शन थोड़ी लेगा। तो अगर फ्रॉड एक्शन नहीं लिया गया तब आप बेटा बोर्ड रिपोर्ट में पार्टीज कौन कौन है उनका नाम ले लोगे। ये चीज आई हमारा रूल 13(4) के अंदर। ठीक है, 13(3) में 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या क्या काम करना है, 13(4) में आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर कैसे देना है, ये चीज समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा कहानी हुई जब फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है। ठीक है, अब सर अगर एग्जैक्ट 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ, एग्जैक्ट 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ या उससे ज्यादा का फ्रॉड हुआ, तो हम आते हैं बेटा यहां पर कि एग्जैक्ट 1 करोड़ का अगर फ्रॉड है या उससे ज्यादा है तो अभी भी ध्यान दो, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग हमको रूल 13(1) ने बताई है। मैंने लिखा नहीं यहां पे, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग लिख देते हैं। ये मैनर ऑफ रिपोर्टिंग ठीक है, रूल 13(1) ऑफ कार, इसने मैनर ऑफ रिपोर्टिंग बताई है। क्या मैनर बताया कि सर यहां पर भी 2 दिन के अंदर अंदर नॉलेज के, जिस दिन आपको फ्रॉड के बारे में पता लगे, अगर बड़ा फ्रॉड है, चिल्लर फ्रॉड नहीं है, बड़ा फ्रॉड है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है, तो यहां पर भी 2 दिन के अंदर अंदर पहले तो आप रिपोर्ट करोगे ऑडिट कमेटी या बोर्ड को। अब ऑडिटर कमेटी या बोर्ड को, क्योंकि बड़ा फ्रॉड है, आप उनको दोगे 45 डेज की। ऑडिट कमेटी बोर्ड मैं तेरे को दे रहा हूं 45 डेज। 45 डेज में तू मेरे को रिप्लाई करेगा अबाउट दैट फ्रॉड वगैरह।
अब अगर 45 डेज के अंदर बेटा या तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा या आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। दो ही चीज हो सकती है, या तो 45 डेज के अंदर आपको रिप्लाई मिल गया या आपको रिप्लाई नहीं मिला। दोनों ही केस में आप क्या करोगे भाई साहब, आप है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे। अब जैसे ही फ्रॉड के बारे में पता लगा, आप 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बनाओगे और ऑडिट कमेटी बोर्ड को दे दोगे, ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन इस बार ऑडिट कमेटी बोर्ड को आप 45 डेज का टाइम दोगे ताकि वो आपको रिप्लाई कर सके। अब या तो 45 डेज में वो आपको रिप्लाई कर देंगे या वो 45 डेज में आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर रिप्लाई कर दिया तो चीजें अच्छी चल रही हैं, ये भी बात आप फॉरवर्ड कर दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और रिप्लाई नहीं किया तो चीजें बुरी चल रही है, ये बात भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दोगे। अब अगर उन्होंने रिप्लाई कर दिया, चीजें अच्छी चल रही है, तो 15 दिनों के अंदर अंदर जब भी आपको रिप्लाई मिला, ठीक है, आप क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे, 4 चीजें भेजोगे। एक तो क्या रिपोर्ट आपने बनाई थी, क्या रिप्लाई मिला, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, और क्या कमेंट वगैरह आपका कुछ है, ये 4 चीजें भेज दोगे। लेकिन अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एक तो अपनी रिपोर्ट भेजोगे और एक नोट लिख के भेज दोगे कि भाई साहब रिपोर्ट पर हम फेल हो गए टू रिसीव एनी रिप्लाई, हमको मैनेजमेंट और ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आप जानो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका काम जाने। ठीक है, आया समझ में? 1 करोड़ और उससे ज्यादा का फ्रॉड है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना, लेकिन कैसे बताना है? अभी भी रूल 13(1) हमें बोलता है कि अभी भी सर विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड आप ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिपोर्ट दोगे, और इस समय ऑडिट कमेटी बोर्ड को आप 45 डेज का टाइम दोगे रिप्लाई देने का। अब या तो 45 डेज में रिप्लाई आ गया या 45 डेज में रिप्लाई नहीं आया। अगर 45 डेज में रिप्लाई आ गया और जिस भी दिन रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर ये 4 चीजें आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दोगे। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आया 45 डेज में, तो फिर आप नेक्स्ट डे से आप ऑडिटर आप 2 चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दोगे। सर बार बार आप बोल रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दोगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको भेजोगे? तो बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट में हम भेजेंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये एक आईएएस लेवल का बंदा होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बंदा होगा, आप इसको भेजोगे। कैसे भेजोगे? सील बंद लिफाफे में 2 चीजें भेजोगे, एक तो सील्ड कवर और एक ईमेल एड्रेस mca.gov.in पे मिलेगा आपको। जो सील बंद लिफाफा है, ठीक है, उसमें उस लिफाफे को आप कैसे भेजोगे? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, ठीक है, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या स्पीड पोस्ट, जैसे आपकी मर्जी। ये इंडियन पोस्टल विभाग की सर्विसेज हैं दोनों, इसमें से किसी से भी भेज सकते हो। इस लिफाफे में सर खाली लिफाफा भेज दे, अरे थप्पड़ पड़ेगा, खाली लिफाफा भेज दे, दिमाग क्यों चलाते हो रे? इसमें आप अपने लेटर हेड पे, ऑडिटर क्या करेगा बेटा, अपने लेटर हेड पे, अपने लेटर हेड समझते हो? कभी डॉक्टर के गए हो बेटा, प्रिस्क्रिप्शन वो अपने लेटर हेड पे लिखता है, उसका नाम वाम लिखता है, उसका एड्रेस होता है, उसकी डिग्रियां वगैरह लिखी होती है, उसका फोन नंबर वगैरह होता है, मिलने का समय लिखा होता है, ये सब चीजें लिखी होती है। वैसे ही हर प्रोफेशनल, हर बिजनेसमैन अपना लेटर हेड बना के रखता है। तुम भी सीए बन जाओ, तुम्हारा भी लेटर हेड तुम प्रिंट करवाओगे। तो लेटर हेड ऑडिटर में आप 6 चीजें, यहां पे 6 दी हुई है, अब मैं एक चीज और लिखवाऊंगा आपको। तो बुक में भी 6 ही दिया हुआ है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज लिखाऊंगा। क्या क्या चीजें होंगी बेटा? यहां पर होगा ऑडिटर का, उस लेटर हेड में ऑडिटर का पोस्टल एड्रेस, ऑडिटर का टेलीफोन मोबाइल नंबर, ऑडिटर का ईमेल आईडी। लास्ट में पूरी रिपोर्ट लिखने के बाद ऑडिटर उस रिपोर्ट को साइन करेगा, अपनी सील लगाएगा और आईसीआई का मेंबरशिप नंबर देगा। लेकिन अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं बेटा, एक चीज और हो गई है, एक चीज और हो गई है। ये क्या चीज है? ये है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर चैप्टर 11 में आपको यूडिन के बारे में पता लग जाएगा। रेफर चैप्टर 11, ठीक है। यूडिन भी आप लोग लिख के भेजोगे। हर डॉक्यूमेंट का एक अलग सेपरेट नंबर होता है, ठीक है। अब ये हर डॉक्यूमेंट का ये नंबर कंपलसरी है, तो ये यूडिन भी आप लोग लिख के भेजोगे। इसलिए एक चीज मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी। आया समझ में आप लोग को? पक्का कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है तो किस तरीके से भेजना है? इस तरीके से भेजना है। चल आगे चलते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट आप भेजोगे, ठीक है, आरओसी को भेजोगे, मतलब सेंट्रल मोदी जी के घर पे थोड़ी पहुंच जाएंगे, तो ये जो है फॉर्म एडीटी 4 में भेजोगे। और ये हमारे सीए साहब को तो भेजनी है, लेकिन हो सकता है सर
कि हमारे कॉस्ट ऑडिटर को फ्रॉड मिल गया हो या हमारे सेक्रेटेरियल ऑडिटर को फ्रॉड मिल गया हो, तो अगर इनको भी फ्रॉड मिला है ना बेटा, तो ये इनकी भी जिम्मेदारी है। कॉस्ट ऑडिटर की जिम्मेदारी है सेक्शन 148 में, सेक्रेटेरियल ऑडिटर की जिम्मेदारी है, सीएस की जिम्मेदारी है सेक्शन 204 में। अब अगर इन्होंने सेक्शन 143(12) को फॉलो नहीं किया तो एज अ ऑडिटर जो भी है, चाहे सीए है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, चाहे कॉस्ट ऑडिटर है, चाहे सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, इनको फटका पड़ेगा बेटा। फटके के तौर पे कम से कम फाइन 1 लाख रुपए का, मैक्सिमम फाइन 25 लाख रुपए का इन पे लग सकता है। मैक्सिमम 25 लाख, मिनिमम 1 लाख का फाइन लग सकता है। क्लियर है बेटा? पक्की बात है? 100% है भाई साहब। अमेंडमेंट आ चुका है, अमेंडमेंट आ चुका है। ये मैंने आपको, अगर आप नोट्स देखोगे ना चैप्टर 10 वाले, उसमें तो ठीक करा दिया था, बस मेरे को यहाँ पे देखना था। अगर कोई बच्चा इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है ना बेटा, तो आप ध्यान रखें कि अमेंडेड है, ठीक है। फाइन बदल चुके हैं, फाइन कितने हैं, वो फाइन बदल चुका है। मैं अब आपको यहाँ पर स्पेशली मार्क करवा रहा हूँ बेटा कि बदले हुए फाइन क्या है। अगर ऑडिटर तू अगर लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर है, अगर तू लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है या अदर किसी कंपनी का ऑडिटर है, अगर तू लिस्टेड का ऑडिटर है ना बेटा, तो स्ट्रेट अवे फाइन है तेरा 5 लाख रुपए, और अदर का ऑडिटर है ना, तो स्ट्रेट अवे फाइन है, ठीक है, 1 लाख रुपए। अप टू कुछ नहीं है। पहले 1 लाख से 25 लाख हुआ करता था, अब अप टू कुछ नहीं है। लिस्टेड का है तो स्ट्रेट अवे 5 लाख का फाइन है, और अदर का है तो स्ट्रेट अवे 1 लाख का। ये अमेंडमेंट आ चुका है। अगर आप कोई पुराने बच्चे हो, अगर पुराने बच्चे हो और आपने कभी पहले कहीं और से पढ़ा हुआ या जो भी है बेटा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आया समझ में? फाइन समझ में आ गया आप लोगों को कि फाइन कितना है, क्या है? तो लिस्टेड को एग्जैक्ट 5 लाख, अदर्स को एग्जैक्ट 1 लाख का फाइन आपको देना पड़ेगा। चलो 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 आगे चलें। पनिशमेंट है, चलो। साथ में कारो बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। कारो के क्लॉज 11, कारो का क्लॉज 11 में आपको वापस से लिखना है। क्लॉज 11 में 3 पॉइंट हुआ करते थे बेटा, जहां तक मुझे याद है क्लॉज 11 के 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ऑन द कंपनी या बाय द कंपनी, है ना। ऑन द कंपनी, बाय द कंपनी, ऑफिसर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है या नहीं किया। नो तो अच्छी बात है। अगर यस फ्रॉड किया है तो 2 चीज करनी थी, नेचर और नेचर अमाउंट। दूसरा हमको चेक करना था फॉर्म एडीटी 4, फॉर्म एडीटी 4। और तीसरा हमको चेक करना था विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को कंसिडर किया गया या नहीं। ये 3 जो क्लॉजेस हैं, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, कारो क्लॉज 3 के, ठीक है। ये 3 क्लॉजेस आप लोग को लिखने पड़ेंगे 3 नंबर के लिए। ऑडिट प्रोसीजर क्या है? जब आप ऑडिट प्लान कर रहे हो एज अ ऑडिटर, ठीक है,
रिपोर्टिंग का ऑडिट प्रोसीजर, एग्जाम में इस पे भी अलग से सवाल आ जाता है बेटा। जब इस पे अलग से सवाल आएगा ना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या ऑडिट प्रोसीजर वर्ड, क्या ऑडिट प्रोसीजर वर्ड लिखा हुआ है। तो 4 नंबर के लिए 4 चीज है कि जब आप ऑडिट को प्लान कर रहे हो तभी अपने मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम से आप डिस्कशन कर लो और मैनेजमेंट से इंक्वायरियां कर लो। एग्जामिन करना है आपको इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट और मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑडिट कमेटी की। मैनेजमेंट और से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। रिपोर्ट करना है आपको नेचर ऑन फ्रॉड में। अब ये रिपोर्टिंग का क्या नाटक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं ढूंढा, जिसको हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब ने नहीं ढूंढा क्योंकि वो तो गोवा में बिजी थे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड जो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, सीए ने नहीं किया। हमको पता है 143(12) जो है सिर्फ सीए की जिम्मेदारी नहीं है, सीएमए या सीएस की भी जिम्मेदारी है। तो रिपोर्टिंग फ्रॉड को जो हुआ है वो सीए ने नहीं किया, वो सीएमए या सीएस ने कर लिया। ऑलरेडी रिपोर्टेड डिटेक्टेड, किसने ऑलरेडी रिपोर्ट डिटेक्ट कर दिया? बाय सीएमए और सीएस, ठीक है, नॉट द सीए। तब ऑडिटर को क्या करना है? तो ये ऑडिटर कौन हुआ? ये ऑडिटर तो हमारा सीए हुआ, ठीक है। ये ऑडिटर कौन हुआ? तो सीए। सीए को क्या करना है? हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना ये सीए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या करना है? सबसे पहला काम हमारे ऑडिटर भाई साहब को क्या करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है। क्या करना है बेटा? क्या आप लोग को ये अच्छे से दिख रहा है? लेट मी चेक। हाँ, दिख तो रहा है। आपको क्या करना है भाई साहब? आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कुछ तो गड़बड़ है दया एटीट्यूड लगाना है और इवैल्यूएट और वेरीफाई करना है। क्या इवैल्यूएट वेरीफाई करना है? कि जो फ्रॉड को इंडीड आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट किया गया है, किसने? सीएमए या सीएस ने। जो फ्रॉड्स हमने नहीं, जो डिटेक्ट और रिपोर्ट किया गया है सीएमए सीएस, क्या ये मैनेजमेंट द्वारा किया गया है या कंपनी के खुद के विसल ब्लोअर मैकेनिज्म द्वारा किया गया है? ये फ्रॉड किससे मिला, कैसे मिला, किसने मेहनत की? आप थोड़ी छानबीन करो, गोवा से निकलो भाई साहब। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है? इवैल्यूएट वेरीफाई करना है। इवैल्यूएट वेरीफाई क्या करना है? कि ये जो फ्रॉड आइडेंटिफाई और डिटेक्ट हुआ है, क्या मैनेजमेंट ने इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई डिटेक्ट किया है या कंपनी के इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उससे ये फ्रॉड आइडेंटिफाई डिटेक्ट हुआ है? ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है, ठीक है। उसके बाद सिंस रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज रिक्वायर्ड बाय, हमारा सीएमए भी कर सकता है, हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी ये रिपोर्टिंग कर सकता है। इट इज पॉसिबल दैट a suspected offense involving fraud may have been reported by them। अब यार उनकी भी तो 143(12) की जिम्मेदारी है, ठीक है। सीएमए सीएस की भी 143(12) की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी है। हो सकता है आप गोवा बैठे थे तो उन्होंने मेहनत करके इस फ्रॉड को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया, इवन बिफोर द ऑडिटर बिकेम अवेयर ऑफ द फ्रॉड। क्योंकि ऑडिटर तो बढ़िया बीच पे बैठा है, पीना कोलाडा पी रहा है, तो उससे पहले, ऑडिटर से पहले ही ये रिपोर्टिंग किसने कर दी है? ये रिपोर्टिंग कर दी गई है हमारे सीएमए या सीएस द्वारा। अब ऑडिटर गोवा से भागते हुए आएगा क्योंकि फ्रॉड हुआ है। तो इफ अ सस्पेक्टेड ऑफेंस ऑफ फ्रॉड हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड एंड ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ सच सस्पेक्टेड ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, पहली रिपोर्ट हो चुकी है, तो एज अ ऑडिटर भाई साहब ही नीड नॉट रिपोर्ट द सेम। इसको ऑडिटर को अब रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएमए सीएस ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। आप बैठो वहां पे, इन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है और ऑब्वियसली मेहनत भी तो उन्होंने की थी ना यार, तो रिपोर्ट भी वही करेंगे। सिंस ही यानी ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाइड द सस्पेक्टेड ऑफेंस ऑफ फ्रॉड बिकॉज ऑडिटर वाज इन गोवा, ऑडिटर ने इस फ्रॉड को ढूंढा नहीं है, इसीलिए क्योंकि ऑडिटर ने इस फ्रॉड को नहीं ढूंढा है तो वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा। सर क्या कभी ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा क्या? नहीं, रुक जा, एक जगह है शायद जहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं वो जगह क्या है। अब अगर बड़ा फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड बड़ा हो गया है बेटा। फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा वाला फ्रॉड है, जो सीजीवीजी को बताते हैं ना बेटा,
फ्रॉड वो वाला है, छोटा फ्रॉड नहीं, अब तो रिपोर्ट नहीं करना छोटे फ्रॉड को, लेकिन अगर फ्रॉड बड़ा है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है, तब भी ऑडिटर डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करेगा। सबसे पहले ऑडिटर क्या काम करेगा, ऑडिटर रिव्यू करेगा स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। इन्होंने क्या स्टेप्स लिए, अगर ऑडिटर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के स्टेप से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तब पहले तो वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है, भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के स्टेप्स पे, स्टेट द रीजन राइटिंग में कि क्यों वो सेटिस्फाई नहीं है, क्यों वो डिससेटिस्फाई भाई साहब, ठीक है, चल रहा है। और दूसरा काम करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से टीसीडब्ल्यूजी से, क्या रिक्वेस्ट करेगा कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी प्लीज और थोड़ी मेहनत करो, एडिशनल प्रोसीजर्स लगाओ। ये रिक्वेस्ट हम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से ऑडिटर करेगा। ये तभी करेगा जब फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है। पहले तो वो स्टेप्स देखेगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के, अगर स्टेप से वो सेटिस्फाई नहीं है ना, तब पहले तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एडिशनल प्रोसीजर करोगे, और वो कारण लिखेगा राइटिंग में कि क्यों वो मैनेजमेंट और के स्टेप से डिससेटिस्फाइड है। अब इसके बाद भी इफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी स्टिल फेल टू अंडरटेक एप्रोप्रिएट एडिशनल प्रोसीजर विद इन 45 डेज ऑफ हिज रिक्वेस्ट, 45 दिन हो गए हैं रिक्वेस्ट किए हुए, अभी भी एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोसीजर नहीं कर रहा है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, अब ऑडिटर के क्या हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब ऑडिटर के सर से पानी ऊपर जा चुका है। अब ऑडिटर क्या कर देगा भाई, अब हमारा ऑडिटर एक्शन में आ जाएगा और रिपोर्ट कर देगा मैटर, किसको कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देगा। कैसे कर देगा, रूल 13(1) के हिसाब से, ठीक है, रूल 13(1) के हिसाब से अब हमारा ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताएगा। इतने सारे स्टेप्स हैं बेटा। पहले तो आप ये देखो, पहले तो सबसे पहले सीएमए-सीएस ने कर दिया, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा कि पूरी कहानी समझो, इवैल्यूएट करो, वेरीफाई करो, फ्रॉड वाज इंडीड आइडेंटिफाइड डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट, या कंपनी का विसल ब्लोअर मैकेनिज्म इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म से कैसे मिला है। दूसरा, अगर इन्होंने पहले से रिपोर्ट कर दिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तब क्या पहले तो चेक करो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के स्टेप्स, सेटिस्फाइड हो स्टेप से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो राइटिंग रीजन में लिखो और मैनेजमेंट और को बोलो एडिशनल प्रोसीजर करे। लेकिन अगर एडिशनल प्रोसीजर भी उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो, 45 दिन में नहीं किया या आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, अब जाके 13(1) में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दो। आया समझ में, आ गया क्या, पक्की बात है क्या। तो आइए बेटा, लास्ट टॉपिक, यस, लास्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग, कि अब ऑडिटर के पानी क्योंकि सर से इतना ऊपर चला गया, ऑडिटर डूब रहा था, तो ऑडिटर बोलता भाड़ में जाओ, मेरे को आपके यहां पे काम ही नहीं करना, नहीं करनी यार तुम्हारे यहां पे ऑडिट, क्या फालतूगिरी कर रखी है। ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर, ऑडिटर माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। अब ऑडिटर ब्रेकअप करेगा कंपनी से। ब्रेकअप के बेटा चार स्टेप है। 2 स्टेप है ब्रेकअप के, जो है वो ऑडिट छोड़ने से पहले के 2 स्टेप है, और 2 ही स्टेप है ऑडिट छोड़ने के बाद के, ठीक है, ये यहां पे इसको ध्यान से देखना। 2 स्टेप ऑडिट छोड़ने से पहले के हैं, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 2 स्टेप ऑडिट छोड़ने से पहले के हैं, 2 स्टेप ऑडिट छोड़ने के बाद के हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। पहले का पहला स्टेप क्या है ऑडिट छोड़ने से पहला, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 है कि सबसे पहले अब ब्रेकअप करना है तो पहले वो नियम कानून तो समझेगा, वो अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटरमाइन करेगा, एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टेंसेस, इंक्लूडिंग क्या कोई रिक्वायरमेंट है कि उसको रिपोर्ट करना है जिस बंदे ने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किया था या किसी अथॉरिटी को, पहले वो समझेगा। ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट 1। तो सबसे पहले ब्रेकअप, आप लोगों ने अगर ब्रेकअप किया है तो सबसे पहले सीधा ही ऐसे नहीं कि ब्रेकअप बोल देते हो, ठीक है, ऐसे नहीं चलता। आप पहले
का पूरी सारी चीजें जानकारियां लेते हो कि यार क्या सही रहेगा, कैसा रहेगा, क्या जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने हमारा अपॉइंटमेंट करवाया था, हमारा मेन मिलन करवाया था, उनको बताना है, या ठीक है सामने वाले के पेरेंट्स को ही बता देते हैं, वही इतना कूट देंगे कि ब्रेकअप अपने आप ही हो जाएगा। तो सबसे पहले डिटरमाइन करो प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टेंसेज, इंक्लूडिंग कि क्या जिन लोगों ने आपका अपॉइंटमेंट किया था उनको बताने की जरूरत है या क्या किसी अथॉरिटी को बताने की जरूरत है। ये अभी आप पता कर रहे हो, अभी कर नहीं रहे हो, अभी विचार आया है आपका, अभी किया नहीं है आपने, ठीक है। दूसरा, अब सोचोगे क्या ब्रेकअप कर लिया जाए, क्या ब्रेकअप कर लिया जाए, तो कंसिडर करोगे क्या एप्रोप्रिएट भी रहेगा क्या टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, की ब्रेकअप कर भी ले। जहां पर भी ब्रेकअप करना अलाउड तो है लीगल लॉज और रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है, जहां पर भी लॉज रेगुलेशन के द्वारा ब्रेकअप करना अलाउड है, ऑडिट छोड़नी अलाउड है, तो आप अभी कंसिडर करोगे छोड़ दें या नहीं। अब आपने मन बना लिया कि हाँ यार ये सब मोह माया है, मेरे को सीए बनना है और उसके बाद ये सारी चीजें देखेंगे, तो आपने क्या कर लिया था बेटा, आपने विड्रॉ कर लिया, आपने ठीक है ब्रेकअप कर लिया आफ्टर विड्रॉल। तीसरा पॉइंट आ जाएगा बेटा हमारा यहां पे, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर लोगे। अब आपने ब्रेकअप कर लिया, अब अपने दोस्तों को या उसके पेरेंट्स को बताओगे भी। डिस्कस विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की भाई साहब हमारा तो ब्रेकअप हो गया, ऑडिटर हैज विथड्रॉन फ्रॉम द एंगेजमेंट, और कारण भी बताओगे कि ये कारण थे, पढ़ने नहीं देते थे यार, हमारे सर ने बोला है कि सीए कर लो उसके बाद ये सारी चीजें करना, रीजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, ये सारी चीजें आप बताओगे। और फाइनली डिटरमाइन करोगे प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्संस हु मेड द अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटीज कि हम जा चुके हैं और इन कारणों से हम गए हैं। यहां पे ये 4 नंबर के लिए ये 4 पॉइंट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है बेटा। यहां पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 का एक द्रोणाचार्य बैच के मैराथन सीरीज के अंदर रिवीजन खत्म। आई कैन सी आई टुक अराउंड 1 hour 15 minutes टू डू द एंटायर रिवीजन। आपसे क्या उम्मीद है इस रिवीजन के बाद कि आप बुक से सिर्फ वो एग्जाम्पल्स पढ़ लोगे, किस किस के, फ्रॉड वाले टॉपिक के और फ्रॉड रिस्क फैक्टर के, ये एग्जाम्पल आप कर लोगे और चैप्टर 5 में हमारे नंबर हो जाएंगे पूरे के पूरे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच आई विल बी टेकिंग चैप्टर नंबर 1। थैंक यू सो मच।